नमस्कार साथियों, राधे राधे। बेटा आज के इस टॉपिक में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जी हाँ स्टूडेंट, आपने सही सुना। पार्टनरशिप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं, कब कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इन सबसे रिलेटेड बातों पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुडविल के बारे में। सर ये गुडविल होती क्या है? तो बहुत ही बेसिक बातें करेंगे। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। क्लियर बात। सर गुडविल कितने टाइप की हो सकती है? तो गुडविल दो टाइप की होती है। पहली परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर क्या बात कर रहे हो, गुडविल दो टाइप की होती है? बिल्कुल बेटा, दो टाइप की गुडविल होती है, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सर ये परचेज गुडविल कब अराइज होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कब अराइज होती है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हम किसी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, बिजनेस को क्या कर रहे हैं हम, टेक ओवर, तो उस समय जो गुडविल अराइज होती है उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? परचेज गुडविल। या हम किसी बिजनेस को टेक ओवर करने की बजाय किसी बिजनेस के हम असेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहे हैं, तो उस समय अगर कोई गुडविल अराइज होती है तो उसे बोलते हैं परचेज गुडविल। सर एक एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी बिजनेस को टेक ओवर किया और लेट से उस बिजनेस की हमारे पास असेट्स आई है बेटा 100 रुपीज की, और उसी बिजनेस की मैंने लायबिलिटीज भी टेक ओवर की है से 20 रुपए। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि हमारे पास नेट कितनी असेट्स आई, तो आंसर आएगा सर ये तो बहुत ही आसान था, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेट असेट्स हमारे पास 80 रुपीज आ गई। अब बेटा मैंने बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर की है, तो डेफिनेटली मुझे सामने वाले को कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा। कंसिडरेशन क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि मैंने बिजनेस को या असेट्स और लायबिलिटीज को परचेज किया है, तो कंसिडरेशन देना है परचेज के लिए, इसलिए इसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं बेटा। नेट असेट्स आई 80 रुपीज की और मैंने पेमेंट भी किया 80 रुपीज, तो इसका मतलब सर ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस। क्लियर बात। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। पर सपोज करो नेट असेट्स तो मेरे पास 80 रुपीज का आई है और पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 70 रुपीज। पेमेंट कितना कर रहे हैं? 70 रुपीज। तो बताओ हमें पेमेंट ज्यादा किया या हमने पेमेंट कम किया? सर हमने पेमेंट कम किया। कितना कम किया? 10 रुपए। सर ये 10 रुपए हमारा प्रॉफिट है? यस ये 10 रुपए हमारा प्रॉफिट है। पर मुझे बताओ क्या हम बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज रोज खरीदते हैं? कभी कभार। सर कभी कभार होता है, इसका मतलब ये रेगुलर नहीं है, तो ये रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, इररेगुलर प्रॉफिट है, यानी कि रेवेन्यू नेचर नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक स्पेसिफिक अकाउंट, और यहां पे उसका नाम है कैपिटल रिजर्व। क्या नाम है? कैपिटल रिजर्व। क्लियर है। तीसरी केस, अगर हमने नेट एसेट खरीदी है बेटा 80 रुपीज की और हम पेमेंट कर रहे हैं बेटा सपोज करो 110। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 110। सर 80 रुपए की एसेट्स खरीद के 110 रुपए का पेमेंट करो। सर बेवकूफ है अपन लोग तो। नहीं बेटा बेवकूफ नहीं है, हमने 30 रुपए का जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो भले ही हमारे लिए लॉस है, पर बेटा हमने किसी को 30 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो क्यों दिए होंगे बेटा? क्योंकि उसके बिजनेस की रेपुटेशन ज्यादा थी, उसके बिजनेस की गुडविल ज्यादा थी। तो जो 30 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया है वो ड्यू टू गुडविल, ड्यू टू गुडविल। क्लियर बात है। तो बताओ ये जो गुडविल अराइज हुई है कब अराइज हुई? सर एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस या एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। ये तो हो गई परचेज्ड गुडविल। कौन सी गुडविल हो गई? परचेज्ड गुडविल। अब मैं बात करूंगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल अराइज होती है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो बेटा पहली बार जब पार्टनरशिप फर्म बनती है, पहली बार जब कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और जब फर्म खत्म होती है हम उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। क्या बोलेंगे? डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। और सुनना, बनने से लेके खत्म होने तक जो भी होता है फर्म में उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर इसका मतलब आप बोलोगे फर्म में कोई चेंजेस होगा उसे बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। यस बेटा। अब सर क्या क्या चेंजेस होंगे? सर कोई नया पार्टनर आएगा, एडमिशन। सर कोई पुराना जाएगा, अपनी इच्छा से गया तो रिटायरमेंट, प्रभु की इच्छा से गया तो मृत्यु यानी कि डेथ।
ऐसा भी तो हो सकता है रिटायरमेंट या डेथ के साथ एडमिशन हो जाए, यस सर। या ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ले, यस सर। इन सारे केसेस को बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन जो गुडविल वैल्यू की जाती है उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका एक और नाम होता है इनहेरेंट गुडविल। क्या होता है? इनहेरेंट गुडविल। सर ये तो समझ में आ गया। सर जैसे आपने परचेज गुडविल की कैलकुलेशन सिखाई है, क्या आप वैसे ही हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कैलकुलेशन सिखाने वाले हो? बिल्कुल बेटा, तभी तो मैंने बोला इस टॉपिक का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने एक तो सीखा परचेज गुडविल का, अब अपन सीखने जाने हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। किसका? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। क्या कंसेप्ट क्लियर है बेटा? यस सर। आगे बढ़ते बेटा, अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू कैसे करते हैं बेटा? तो ध्यान देना, हमें वैल्यू करनी है बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी बिजनेस का गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा वो डिपेंड्स करेगा प्रॉफिट पे। किस पे डिपेंड करेगा? प्रॉफिट पे। सर सीधी सी बात है, अगर किसी बिजनेस में बेटा रेगुलर बेसिस पे लॉस हो रहे हैं तो क्या उस बिजनेस की गुडविल हो सकती है? सर नहीं हो सकती। रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं तो लॉस नहीं हो सकती। तो भैया बिजनेस की गुडविल ब्रांड कब बनेगी, इमेज कब बनेगी? जब उस बिजनेस में रेगुलर प्रॉफिट हो। क्लियर बात है? तो गुडविल का वैल्यूएशन डिपेंड करता है प्रॉफिट्स पर। क्लियर बात है? और गुडविल की वैल्यू करने की 3 मेथड होती है। कितनी मेथड होती है? 3 मेथड। सर कौन कौन सी मेथड होती है? तो बेटा पहली मेथड का नाम है ईयर परचेज मेथड। सर दूसरी मेथड का नाम कैपिटलाइजेशन मेथड, और तीसरा है बेटा एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड। तो सर इसका मतलब गुडविल का जो वैल्यूएशन कर रहे हैं ये सेल्फ जनरेटेड है? बिल्कुल बेटा। तो सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू करने की 3 मेथड है? बिल्कुल है। पहली मेथड ईयर परचेज मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, तीसरा एन्युटी मेथड। और सर तीनों मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ध्यान देना सब लोग, गुडविल का वैल्यूएशन डिपेंड करेगा प्रॉफिट्स पर। एंड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल प्रॉफिट्स आर ऑफ 2 टाइप। पहला सुपर प्रॉफिट, दूसरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को बेटा हम प्यार से भी लिख रहे हैं शॉर्ट में एसपी, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को हम लिख रहे हैं प्यार से आप नहीं, आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो ईयर परचेज मेथड से अगर मुझे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो या तो मैं सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करूंगा या मैं कैलकुलेट करूंगा बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से। अब एग्जाम में बोला जाए कि सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करो तो सुपर प्रॉफिट लिख दो, बोले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करो तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करना है सर किससे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये प्रॉफिट हमें कितने सालों तक मेंटेन करना है उतने सालों से मल्टीप्लाई कर दो। सर क्या नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में गिवन होंगे? बिल्कुल गिवन होंगे। तो सर क्या ये प्रॉफिट गिवन होंगे? नहीं बेटा, प्रॉफिट ही तो निकालना है। कोई हलवा थोड़ी ना एग्जाम में कि सब कुछ दे दे बेटा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज समझो बेटा कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है 3 मेथड है, ईयर परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। सर ईयर परचेज मेथड से निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा बेटा। कितने टाइप के प्रॉफिट होते हैं गुडविल वैल्यूएशन निकले? सर 2 होते हैं, सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आ जाएगी हमारी गुडविल। क्या जाएगी बेटा? गुडविल। अब आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में सेम चीज बेटा, मुझे या तो सुपर प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट से। बेटा सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो हमें डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे मैंने प्यार से बोला एनआरआर। क्या बोला? एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये क्या होता है आगे डिस्कस करने वाले बेटा। अभी आप समझो कि कैलकुलेट कैसे करना है। सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, और एक्चुअल प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस सीई। सर ये सीई क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड।
ठीक है सर, इसका मतलब हमने एक चीज हमने ऑब्जर्व की है सर, ईयर परचेज मेथड हो या कैपिटलाइजेशन मेथड हो, दोनों ही मेथड में गुडविल निकालने के लिए हमें दो प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। तो बेटा मैं यही तो बोल रहा हूं कि गुडविल का वैल्यूएशन डिपेंड करेगा प्रॉफिट्स पर, और गुडविल की वैल्यूएशन के प्रॉफिट्स आर ऑफ टू टाइप, सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट। बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया बेटा। आगे बात करते हैं एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड में जनरली कैलकुलेट होता है बेटा सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 से। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 से। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी बेटा। वापस एक बार डिस्कस करने वाले बेटा, हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू करने की 3 मेथड होती है, ईयर परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। ईयर परचेज मेथड से कैलकुलेट करें, कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करें या एन्युटी मेथड से कैलकुलेट करें, तीनों ही मेथड के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट्स। एंड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट्स आर ऑफ टू टाइप, सुपर प्रॉफिट एंड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ईयर परचेज मेथड में गुडविल निकलेगा, सुपर प्रॉफिट बोले तो सुपर प्रॉफिट लेना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोले तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोलना लेना, और उसको मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। कई जगह एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को सिर्फ एवरेज प्रॉफिट भी बोल दिया जाता है, तो वो भी बेटा आपको कंसीडर करना है। कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट से बोले तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से बोले तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और एन्युटी मेथड में बोले तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 से। सर इतनी सी बात थी, समझ में आ गया। अब सर मुद्दे की बात यह है कि सर आपने बोला नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। बिल्कुल बेटा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो सर जल्दी से बता दो, जब ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमें लोड ही नहीं है। सर एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपने बताया, तो बेटा मैं बोल रहा हूं 99% आपके सिलेबस में आपके लेवल पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। सर बहुत अच्छी बात है। तो सर बाकी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 बेटा ये जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो कैलकुलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो सर फिर तो बचा ही क्या, अब हमको सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। जैसे हमें निकाल लेंगे हमारा गुडविल का वैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हो बेटा। तो अब ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो यहां पे भी सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, यानी कि अगर एक बार हम प्रॉफिट निकालना सीख गए तो बेटा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बोलो यस और नो। यस सर। तो दो घूंट पानी के लगाओ बेटा। अब बेटा बात करते हैं कि सर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो बेटा सुपर प्रॉफिट होता क्या है पहले वो समझो। बेटा आप सब लोग मार्केट में बिजनेस कर रहे हो और आप लोग ऑन एन एवरेज 100 रुपए अर्न करते हो, तो आप सब लोग बेटा नॉर्मली कितना अर्न कर रहे हैं, 100 रुपए। मतलब मार्केट का ट्रेंड है कि जो भी मार्केट में बिजनेस कर रहा है वो नॉर्मली 100 रुपए अर्न करता है। अब जेबीडी सर उसी मार्केट में आते हैं बेटा और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जेबीडी सर एक्चुअली में 140 रुपए अर्न कर रहे हैं। एक्चुअली में मैंने कितना अर्न किया, 140। तो बताओ मैंने आप लोगों से कितना एक्सेस अर्न किया, 40 रुपीज। दैट इज सुपर प्रॉफिट। सर इसका मतलब बोलने वाले हो कि सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यस बेटा, आपने एक्चुअली में कितना प्रॉफिट अर्न किया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। आपने नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्सेस प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न किया दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर इसका मतलब अगर हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें ये दो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यस बेटा। सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तुमको वैसे ही निकालना था, बोलो यस और नो। यस सर, एक नया प्रॉफिट और निकाल देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बात है, चलो सर आगे चलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे बेटा। नॉर्मली आप लोग बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करे थे 100 रुपए, तो आप बिजनेस में कब अर्न करोगे, जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे बेटा। ओनर जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे बोलते कैपिटल, ये बहुत ही स्मॉल पार्ट है। एग्रीगेट हम उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्रीगेट में क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा मैंने बोला नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो मुझे क्या चाहिए बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बार हम कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह लेते हैं बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लेते हैं,
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर बात। और उसे मल्टीप्लाई करते बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि सपोज करना मार्केट की टेंडेंसी चल रही है, मार्केट की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रही है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10% रिटर्न मिल रहा है। मार्केट में नॉर्मल रेट चल रहा है भैया 10%, मतलब यह कि आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे 10% से रिटर्न मिलेगा। अब मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया बेटा, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, तो उसका 10% रिटर्न कितना मिला? 1 लाख। मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किया तो 10% रिटर्न कितना मिला? 5 लाख। तो ओनर इंडिविजुअली जो भी इन्वेस्ट करता है बेटा उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी कैपिटल, और एग्रीगेट उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए बेटा। कई केस में वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी लेते हैं, क्लियर बात। और उससे मल्टीप्लाई करना मार्केट में जिस रेट से हमको नॉर्मली रिटर्न मिलता है उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, अदरवाइज को कैलकुलेट करने का भी तरीका होता है। ये रेट कैसे निकलती है, क्लियर बात है, उस पर अपन बाद में डिस्कस करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे होगी? सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड को 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। सर कौन कौन से 2 तरीके बेटा? तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं बेटा। एक तो मेथड 1 है और एक मेथड 2 है। मेथड 1 क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। मेथड 1 है टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये आ जाएगी बेटा हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है बेटा। सर ये टोटल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। सर ठीक है, ये आपने बता दिया। और सर क्या बातें ध्यान रखनी है बेटा? मैं आपको भी जर्नल फॉर्मेट बता रहा हूं बैलेंस शीट का, जो पार्टनरशिप बिजनेस पे एप्लीकेबल है बेटा। यहां पे आती है अपनी फिक्स असेट्स, इधर आती है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिर आती है बेटा हमारी करंट असेट्स और फिर आती है बेटा हमारी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। लायबिलिटी साइड में बेटा कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लायबिलिटीज, अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज जिनका नाम होता है बेटा करंट लायबिलिटीज। और ये बैलेंस शीट हो गई बेटा। अब ध्यान से सुनना बेटा बात, जो मैं बात बोलने वाला हूं। मैंने बोला कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है 2 तरीके। मेथड 1 मैंने बोला टोटल असेट्स। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना है कि जब अपन टोटल असेट्स की कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल असेट्स में 2 असेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। सर कौन कौन सी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। सर इनको इंक्लूड क्यों नहीं करते बेटा? अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ओनर ने जो अपने बिजनेस में लगाया है बेटा, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो खुद के बिजनेस में नहीं है, किसी और के बिजनेस में अपन ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते। और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है लॉस। क्या होता है बेटा? लॉस। ये एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस बचे होने की वजह से हमने इसको असेट्स मान लिया, फिक्टिशियस असेट्स, इसलिए टोटल असेट्स का पार्ट नहीं बनते। सर इसका मतलब है कि जब हम टोटल असेट्स लेंगे तो उसमें से फिक्स असेट्स लेना है? यस। सर क्या ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना है? यस। सर करंट असेट लेना है? यस। यानी कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को कंसीडर नहीं करना। सर आउटसाइड लायबिलिटी में बेटा करंट लायबिलिटी बाहर वालों की, सिक्योर्ड लायबिलिटी ये भी बाहर वालों की। सर ये चला गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप टोटल असेट्स लोगे बेटा 2 असेट्स नहीं लेनी, एक तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि जब भी अपन टोटल असेट्स लेंगे, अगर मार्केट में उसकी रिवैल्यूड प्राइस गिवन है तो हमें रिवैल्यूड प्राइस कंसीडर करना है। ठीक है सर, ये बात हमने ध्यान रख ली। ये पहला तरीका होगा। सर दूसरा तरीका बेटा कैपिटल। अब सारे सुख ओनर के, सुख का मतलब बेटा रिजर्व्स, सारे दुख ओनर के, दुख का मतलब बेटा लॉस, और लॉस का मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। सो इसका मतलब कैपिटल भी आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया, और अब ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी आ गया, और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये भी तो बचा हुआ है ना, तो ये भी चले जाएगा बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर बात है। और इस तरीके से निकल के आ जाएगा बड़ी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो समझे बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने की 2 तरीके। पहला टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल असेट्स में 2 बातें ध्यान रखनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को नहीं लेना, और टोटल असेट्स की अगर रिवैल्यूड प्राइस दे रखी है तो हमें रिवैल्यूड प्राइस कंसीडर करनी है।
दूसरा तरीका कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। अब अगर एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते बेटा? अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दे रखी है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, ये एवरेज हो गया। खाली क्लोजिंग कैपिटल है बेटा, खाली क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल में से हाफ प्रॉफिट लेस कर दो। ओपनिंग कैपिटल है बेटा तो हाफ प्रॉफिट ऐड कर दो। क्लियर बात है? ये हालांकि बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल कौन सा बहुत अलग है, पर अभी सिर्फ आपको समझने और समझाने के लिए ये बातें मैंने आपको बताई है। क्लियर बात है सर? ठीक है सर, आपने बोला कि हमें गुडविल निकालनी है, गुडविल का वैल्यूएशन डिपेंड करता है प्रॉफिट्स पर, तो हम बात करें सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर सर आपने बोला क्वेश्चन में गया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकालना सिखा दिया। सर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, हम इसको यहां पे लिख देंगे। यस सर। अब सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? वो इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 3 अब हमको निकालना है बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जनरली इसके अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस होती है, पर अल्टीमेट सबका मेन उद्देश्य वही है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का एक और नाम होता है प्यार से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या होता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मैं इसको 3 स्टेप में कैलकुलेट करवा देता हूं, है ना। पहली स्टेप, हालांकि एग्जाम में लिखनी नहीं होती, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये तीनों एक साथ चलेंगी, पर तरीका बता रहा हूं मैं कि अपन को किस स्टेप में किस ऑर्डर में इसको सॉल्व करना है। स्टेप 1 में बेटा हम लोग निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकालना है हमको? एडजस्टेड प्रॉफिट। सर एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब सर नाम से लग रहा है कि प्रॉफिट गलत दिया हुआ है, हमें उसको एडजस्ट करना है। यस बेटा। बेटा सबसे पहले आपको प्रॉफिट एज गिवन, जो भी प्रॉफिट दे रहेगा बेटा उसको नोट डाउन करो। अब उसके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। अगर आपने कुछ गलतियां की है तो बेटा उस प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर दो। क्या कर दो? रेक्टिफाइड। सर गलतियां कैसे करी है बेटा? मतलब कोई चीज गलत चार्ज कर दी या कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं करी बेटा, तो उसका इंपैक्ट दो प्रॉफिट पर और प्रॉफिट को एडजस्ट करो। क्या करो? प्रॉफिट को एडजस्ट। लाइक आपने स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर रखा है या स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कर रखा है। अब स्टॉक भी ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है। कोई आपने एबनॉर्मल इनकम पहले ऐड की हुई है, क्लियर बात है? एबनॉर्मल इनकम ऐड की हो तो उसको लेस कर दो। एबनॉर्मल एक्सपेंस पहले लेस किया तो उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे, तो जो भी प्रॉफिट गिवन हो वो कर लो बेटा। और इसके बाद बेटा आपको करना है एडजस्टमेंट्स। क्या करने हैं? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट करने के बाद अब देख लेना एडजस्टमेंट की वजह से या तो प्रॉफिट बढ़ेगा या फिर प्रॉफिट कम होगा। तो जो प्रॉफिट आएगा बेटा उसको नाम देंगे हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। हालांकि कोई इसकी स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है कि आपको क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, वो आपको बेटा कॉमन सेंस और प्रैक्टिस के साथ साथ देखना पड़ेगा कि किन किन चीजों की वजह से हमारा प्रॉफिट इंपैक्ट हुआ है। प्रॉफिट अगर गलती से बढ़ा हुआ है तो बेटा उसे सही करने के लिए लेस कर दो। प्रॉफिट गलती से कम है तो बेटा उसे बढ़ाने के सही करने के लिए बढ़ा दो बेटा। क्लियर बात है? कोई चीज हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, आज रिकॉर्ड कर दो। कोई चीज ज्यादा रिकॉर्ड की हुई है, कैंसिल कर दो बेटा। क्लियर बात है? तो इस तरीके का हमको एडजस्टमेंट करना है। तो ये हो गया हमारी स्टेप 1 बेटा। उसके बाद चाहिए बेटा हमको स्टेप 2। क्या चाहिए हमको? स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है सर? स्टेप 2 बेटा एवरेज प्रॉफिट। क्या है? एवरेज प्रॉफिट। सर यानी कि स्टेप 1 में हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला और एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बिल्कुल सही बेटा। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकलता है बेटा 2 तरीके से। सर कौन कौन से? पहला होता है बेटा सिंपल एवरेज और दूसरा होता है बेटा वेटेड एवरेज। सर सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा बेटा? जो भी हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट आए हैं, सर अगर प्रॉफिट को एडजस्ट करने की नीड ही ना हो, प्रॉफिट सही तरीके हो तो बेटा स्टेप 1 इग्नोर कर देंगे। अच्छा सर इसका मतलब डायरेक्ट हम स्टेप 2 करेंगे। यस बेटा। और वैसे भी एग्जाम में स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखी जाती है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा बेटा? जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट आया उसका टोटल लगाओ, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सर ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जो अपन बचपन में मीन मोड मीडियन निकालते थे, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। बिल्कुल बेटा वही तो है, समेशन ऑफ एक्स वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट है उन सबका सम किया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स से। और सर वेटेड एवरेज में क्या निकलेगा बेटा? जो प्रॉफिट्स आए ना हमारे, उन प्रॉफिट्स को वेट देना है।
वेट कैसे देंगे 1 2 3 4 या फिर क्वेश्चन में मेंशन होगा उस तरीके से, और फिर प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वेटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? वेटेड प्रॉफिट। तो बेटा मुझे फिर वेटेड प्रॉफिट चाहिए यहां पे, तो मैं लिखूंगा सम ऑफ एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट, सम ऑफ एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। यानी कि यहां पे अपन को क्या करना है बेटा, प्रॉफिट को पहले वेट से मल्टीप्लाई करो तो वेटेड प्रॉफिट आएगा, उन सब का टोटल लगाओ और फिर जो वेट था उसका टोटल लगा के डिवाइड कर दो। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसको अपन बोल देते हैं शॉर्ट में सिग्मा पीडब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब बात आती है कि सर ये तो आपने समझा दिया दो तरीके के एवरेज है, पर सर कौन सा एवरेज कब लगाए? बेटा क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ नहीं बोला हुआ, तो जनरली सिंपल एवरेज लगा दो। पर बेटा बोला गया क्लियर कि वेटेड एवरेज यूज करो तो वेटेड एवरेज लगाओ। पर कई बार कुछ भी नहीं बोला जाता और फिर भी हमें क्वेश्चन को देख के समझना पड़ता है कि हमें कौन सी मेथड लगानी। तो बेटा हमें प्रॉफिट्स को गौर से देखना है। अगर प्रॉफिट्स में ट्रेंड चल रहा है, सर ट्रेंड मतलब या तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हो, मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ रहे हो, या फिर प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हो, प्रॉफिट कंटिन्यूअसली कम हो रहे हो, तो जब ऐसा ट्रेंड चल रहा हो तो यूज वेटेड एवरेज, अदरवाइज सिंपल एवरेज। क्लियर बात है। अब आई सर एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, आपने तो बोली थी 3 स्टेप, तो स्टेप थर्ड क्या है बेटा? स्टेप थर्ड का नाम है बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो हमें निकालना है। इसी का एक नाम है बेटा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या नाम है बेटा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर यानी कि स्टेप 3 के लिए हमें पहले स्टेप 2 करना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, स्टेप 2 में क्या है बेटा हमारा? एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आया वो लिख दो। अब हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। सर कौन कौन सी बातें? बेटा हमें देखना है अगर हमारा प्रॉफिट किसी वजह से बढ़ रहा है तो उसको ऐड कर दो। ऑब्वियसली बात है बेटा, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ऐड हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो रहा है तो लेस कर दो। सर नहीं समझ में आया। बेटा सपोज करो मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है 100 रुपए। अब मेरे बिजनेस में एक अकाउंटेंट साहब है बेटा, हम उनको पगार देते बेटा सपोज करो 20 रुपए, और मुझे लगता है कि यार अकाउंटिंग तो मैं भी खुद कर सकता हूं। तो अकाउंटेंट साहब को मैंने बोला, अकाउंटेंट साहब जय श्री राम, ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मुझे 20 रुपए की सैलरी देनी पड़ेगी अकाउंटेंट को? नहीं सर। तो बताओ 20 रुपए से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? सब बढ़ जाएगा। तो ऐड कर दो ना। पहले जो प्रॉफिट 100 था अब कितना हो जाएगा? 120। और आप क्या चाहते हो बेटा, ये प्रॉफिट आपका फ्यूचर में मेंटेन रहना चाहिए ना? बोले यस सर, 120 का प्रॉफिट मेंटेन होना चाहिए, इसलिए इसका नाम बन गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और ऐसी किसी वजह से बेटा आपका प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो उनको लेस कर दो। तो आपको रटना नहीं है चीजों को, आपको समझना है। ऐसे आइटम जिनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है ऐड कर दो, और कम हो रहा है तो लेस कर दो बेटा। तो हम उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे यहां पे? एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ऐड हो जाएगा और कम हो रहा है तो लेस हो जाएगा। फाइनली आ जाएगा बेटा हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट हम फ्यूचर में मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया बेटा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो बेटा जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अब कैलकुलेट कर लिया बेटा, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब एग्जाम में गुडविल पूछी है बेटा, लेट्स से ईयर परचेज मेथड से, सुपर प्रॉफिट से, तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया, इनटू कर दो नंबर ऑफ ईयर्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से पूछा तो एक्चुअल प्रॉफिट हम निकाल ही चुके हैं, इनटू कर दो नंबर ऑफ ईयर्स। कैपिटलाइजेशन से पूछे तो सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दो एनआरआर से, दोनों हमारे पास पड़े हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से पूछा तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, डिवाइड कर दो एनआरआर से, वो दिया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एन्युटी मेथड में सुपर प्रॉफिट तो दिया हुआ है, अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 कैसे निकालते हैं बेटा, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज निकलता है बेटा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट रेस पावर n। क्लियर है? आर का मतलब है रेट, किस रेट से इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको, 10%, 12%, 15%, जो रिटर्न की रेट हो वो ले लेते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर बात है? तो इस तरीके से अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा, और वैल्यू आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। और इस तरीके से बेटा आप गुडविल की वैल्यूएशन के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब बेटा थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलेगी। क्लियर बात है? तो उसके लिए आपको थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आई होप आप इतने तो कैपेबल होंगे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसी तरीके के कंसेप्चुअल नॉलेजेबल वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।